इस ई क्लास में बीएससी पार्ट्स सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक है लेवाजिए एवं लेप्लास का नियम। थर्मोडायनेमिक्स के इस नियम के अनुसार हम देखें कि किसी भी यौगिक को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल वही होती है जो उस यौगिक के अपने तत्वों से बनने में मुक्त होती है। अर्थात तत्वों के द्वारा यौगिक के निर्माण या यौगिक को उसके तत्वों में वियोजित करने के लिए जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो ही बराबर होता है। यही इस नियम का सारांश है। जैसे ए और बी परमाणु मिलकर ए बी मॉलिक्यूल बनाते हैं तो Q किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन जब इसी यौगिक को ए और बी तत्वों में वियोजित किया जाता है तो Q किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हेन्स के नियम। ये दोनों नियम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाते हैं। हेन्स के नियम के अनुसार देखें कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है, चाहे उस अभिक्रिया को किसी भी परिस्थिति में और किसी भी पद से या कितने ही पदों में संपन्न करवाया जाए। फिर एक बार देखें, हेन्स नियम के अनुसार यदि हम देखें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है, चाहे उसे किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी पद से या कितने ही पदों में संपन्न क्यों न कराया जाए। अतः अभिक्रिया ऊष्मा का मान तंत्र की केवल प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अमोनिया गैस है, उसको एक्वस के रूप में बदलें तो ऊष्मा R किलो कैलोरी है। HCl गैस है, उसको एक्वस HCl में बदलें तो Q2 जो ऊष्मा है वो है S किलो कैलोरी। और यदि NH3 एक्वस तथा HCl एक्वस को क्रिया करवाएं तो NH4Cl एक्वस बनता है, जिसके लिए ऊष्मा है Q3, वो है T किलो कैलोरी। इस हेन्स के नियम के अनुसार देखें तो ये जो NH3 गैस है या HCl गैस है उसका एक्वेशन करके NH4Cl यौगिक का निर्माण करें, वो भी एक्वस सॉल्यूशन के रूप में ही, तो जो ऊष्मा Q होगी वो Q किलो कैलोरी होगी। अतः हेन्स नियम के अनुसार हम देखें कि ये अलग अलग पथों में संपन्न हो रही है, अलग अलग पदों में संपन्न हो रही है, लेकिन किसी भी पद का जो ऊर्जा परिवर्तन है वो बराबर होगा। Q बराबर x प्लस वाई बराबर R प्लस एस प्लस टी। अर्थात तंत्र की प्रारंभिक स्थिति से जब अंतिम स्थिति में जाते हैं, प्रारंभिक स्थिति है NH3 गैस प्लस H2 गैस, इसका एक्वेशन करें और डायरेक्ट यौगिक एक्वस का निर्माण करें, उत्पाद का निर्माण NH4Cl, तो ये डायरेक्ट जो पथ है इस पे ऊष्मा परिवर्तन है वो Q किलो कैलोरी है। लेकिन यदि इसको दूसरे पद से संपन्न करवाएं, पहले NH3 गैस को NH3 एक्वस में परिवर्तित करें, फिर दूसरे पद में HCl गैस को HCl एक्वस में परिवर्तित करें, फिर तीसरे पद में NH3 एक्वस तथा HCl एक्वस दोनों मिलकर NH4Cl एक्वस का निर्माण करें, तो इस पथ में जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ वो हुआ R प्लस एस प्लस टी। ये ऊष्मा Q के बराबर होगा। अब तीसरा पथ देखें अपन, तो इस पथ में पहले NH3 गैस और HCl गैस दोनों मिलकर NH4Cl सॉलिड बनाते हैं और उसमें ऊर्जा परिवर्तन जो हुआ वो x किलो कैलोरी हुआ। NH4Cl सॉलिड है, उसका एक्वस किया हमने, एक्वस सॉल्यूशन बनाया और वो उत्पाद में परिवर्तित हुआ NH4Cl एक्वस। इसमें सॉलिड से एक्वस में बदला, वो ऊष्मा परिवर्तन है y किलो कैलोरी। तो ये जो तीसरा पथ है इसमें ऊर्जा परिवर्तन हुआ वो हुआ x प्लस वाई, ये भी Q के बराबर होगा। अतः तंत्र प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विभिन्न पथों द्वारा पहुंचता है। जैसे हमने देखा NH3 गैस तथा HCl गैस मिलकर उत्पाद में परिवर्तित होते हैं NH4Cl एक्वस में, तो इसके 3 पथ हैं। तो लेकिन
हम देखें यहाँ तो ये प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विभिन्न पदों में पहुँच रहा है पथों से, लेकिन सब पथों की अभिक्रिया ऊष्माओं का योग स्थिर होगा। इसीलिए इस नियम को हेन्स के स्थिर ताप योग का नियम भी कहते हैं। यदि किसी एक परिवर्तन को भिन्न भिन्न विधियों द्वारा संपन्न कराया जाए तो उन सब के लिए ऊष्मा परिवर्तन का मान समान होता है। एप्लीकेशंस ऑफ हेन्स लॉ का हम उपयोग देखें तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। इस नियम के अनुसार हम किसी भी अभिक्रिया के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन संभवन की ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है और इसमें न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन तथा सुक्रोज के लिए जो दहन की ऊष्माओं का मान वो है क्रमशः -393.5, -286.2 एंड -5644.2 किलो जूल पर मोल। तो सुक्रोज के संभवन की ऊष्मा का परिकलन कीजिए। जैसे कि आंसर हम हल करें इसको, आपको पर्सन में दे रखा है कि कार्बन की दहन ऊष्मा, हाइड्रोजन की दहन ऊष्मा और सुक्रोज की दहन ऊष्मा, उसकी इक्वेशन बना के हमने समीकरण 1, 2 और 3 प्राप्त की और समीकरण 4 हमें निर्धारित करनी है। तो हम देखें फोर्थ जो समीकरण है उससे ही हमें संभवन ऊष्मा का परिकलन करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को क्रमशः 12 और 11 से गुणा करते हैं, जिससे क्या ही कार्बन की और हाइड्रोजन की मात्राएं बराबर हो जाए, तथा इसके बाद समीकरण 3 को घटाते हैं इसमें से, तो हमें समीकरण 5 प्राप्त होती है। पहले 1 को 2 में से गुणा करके सारा 5 समीकरण प्राप्त होती है और उसके बाद अगर घटाते हैं तो समीकरण 6 प्राप्त होती है। समीकरण 6 के अनुसार देखें तो ये सुक्रोज के फॉर्मेशन इक्वेशन है, जो कि इसके एलिमेंटों के द्वारा इसका फॉर्मेशन हो रहा है और उसमें जो ऊर्जा परिवर्तन है वो है -2226.0 किलो जूल पर मोल। ये इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है सुक्रोज की। इसी प्रकार नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन। हेन्स नियम के अनुसार अभिक्रिया ऊष्मा का भी परिकलन किया जाता है। जैसे कार्बन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने की अभिक्रिया ऊष्मा का निर्धारण निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कार्बन का दहन करते हैं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का दहन करते हैं, ये समीकरण 1 और 2 प्राप्त होती है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और उसके लिए डेल्टा H का निर्धारण करते हैं, वो समीकरण 3 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो हमें समीकरण नेक्स्ट प्राप्त होता है, जिसमें CO का निर्माण उसके तत्वों द्वारा हुआ है और इसके लिए अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन हो चुका है, ये है -111.5 किलो जूल। थर्ड एप्लीकेशन है संक्रमण ऊष्मा का परिकलन, ट्रांजिशन एनर्जी। जैसे हम देखें सबसे पहले ट्रांजिशन किसे कहते हैं कि कोई भी तत्व एक से अधिक अपर रूपों में पाया जाता है, तो वो अपर रूपों में जो अंतर परिवर्तन होता है, एक रूप से अपर रूप से दूसरा अपर रूप प्राप्त करें तो वो संक्रमण कहलाता है। और इस परिवर्तन में जो ऊष्मा परिवर्तन हुआ वो संक्रमण की ऊष्मा कहलाती है। इसको क्वेश्चन दे रखा है आपको, हीरे व ग्रेफाइट की दहन ऊष्माओं के मान क्रमशः -395.39 किलो जूल एवं -393.51 किलो जूल है। हीरे से ग्रेफाइट में संक्रमण की ऊष्मा का परिकलन निम्न प्रकार करते हैं। सबसे पहले हमें कार्बन की दहन ऊष्मा दे रखी है, कार्बन हीरे की और कार्बन ग्रेफाइट की, उससे हमने इक्वेशन बनाई और उसको इसको ग्रेफाइट वाले इक्वेशन को घटाते हैं तो C जो कार्बन है हीरा, वो कार्बन ग्रेफाइट में परिवर्तित हो रहा है। ये संक्रमण हो रहा है एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में, और इस इक्वेशन से इसकी जो संक्रमण ऊष्मा है वो है -1.88 किलो जूल। और इस प्रकार हम किसी भी एग्जाम्पल में संक्रमण ऊष्मा का परिकलन भी हेन्स नियम के अनुसार कर सकते हैं। फोर्थ है जल योजन ऊष्मा का परिकलन। हेन्स नियम के द्वारा किसी भी क्रिस्टलीय यौगिक के जल योजन ऊष्मा का परिकलन भी किया जाता है। किसी भी पदार्थ का जल योजन करने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको जल योजन ऊष्मा कहते हैं और इस ऊष्मा को
हेंस नियम के अनुसार हम निम्न प्रकार प्रकलित कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट की जलयोजन उष्मा का प्रकलन करना है। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट जो निर्जलीय है वो 800 H2O के साथ मिलकर जलयोजित हो जाता है और ये -66.50 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरी इक्वेशन में देखें, कॉपर सल्फेट 5 H2O है, वो 795 H2O लिक्विड से क्रिया करके वही 800 H2O जलयोजित कॉपर सल्फेट बनाता है और इसके लिए उष्मा का मान दे रखा है डेल्टा H बराबर +11.71 किलो जूल। निर्जलीय में से ये सेकंड इक्वेशन घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि कॉपर सल्फेट जो निर्जलीय है उसके साथ जलयोजन हो रहा है और 5 H2O ही जुड़ रहे हैं और इस प्रकार जलयोजित कॉपर सल्फेट बन रहा है जिसमें 5 H2O मॉलिक्यूल जल के जुड़े हुए हैं। और इसके लिए जो उष्मा परिवर्तन या जलयोजन उष्मा प्राप्त हुई है वो हुई है -78.21 किलो जूल, जो कि इसकी जलयोजन उष्मा है। इस प्रकार हम हेंस के नियम के द्वारा कोई भी उष्मा, जलयोजन उष्मा हुआ, संक्रमण उष्मा हुआ, अभिक्रिया उष्मा हुई, इनका प्रकलन करते हैं या हीट ऑफ फॉर्मेशन हुई इसका प्रकलन भी करते हैं। और सामान्यतः एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इस हेंस नियम के आधार पर ही पूछे जाते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। आज नेक्स्ट वीक में अपन वेडनेसडे को फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। इसकी जो PDF है वो आपको पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है। थैंक यू।